हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनिंद्र साइंस स्कूल में। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का पार्ट नंबर 4। पीछे अपन ने क्या पढ़ लिए हैं, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, उनमें संख्याओं के बारे में जानकारी ले ली है और HCF के बारे में जानकारी ले ली है। अब इसके बाद अपन देखो, जब लास्ट वीडियो हमने खत्म किया था उस टाइम मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? 3 प्रकार बताए थे मैंने। एक तो पाई बताया था, दूसरा क्या बताया था? अनावसान्य आवर्ती वाली संख्याएं। अनावसान्य आवर्ती में जो संख्याएं बताई थी वो कैसी थी? जिनका दशमलव के बाद निरंतर आगे क्या होता रहता है? प्रसार होता रहता है, और उनको अपन एक बार में क्या नहीं कर सकते? इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्या बताया था आपको? अनरूट वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उन पर क्या लगा हुआ हो? अनरूट लगा हुआ हो, तो वो सभी क्या थी? अपरिमेय संख्या थी। इस वीडियो में अपन उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको सिद्ध कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करेंगे। तो 2 टाइप बताऊंगा मैं आपको। कितने टाइप बताऊंगा? 2 टाइप बताऊंगा, और उन दोनों टाइपों में आपको याद रखना है, उनके अलावा कोई भी टाइप इनका नहीं है। ठीक है, एक तो अकेली संख्या को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, और एक 2 या 2 से अधिक संख्या हो तो उनको कैसे सिद्ध करें। तो दोनों तरीके अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखो, क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको? क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, सिद्ध कीजिए अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू। 2 नंबर ले रहा हूं मैं एक साथ। ठीक है, अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू अपरिमेय संख्या है। यहाँ P व Q पूर्णांक संख्या है, या पूर्णांक भी अकेला दे सकता है कि यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे आपको दे सकता है। ऋणात्मक जब अनरूट लगा हो तो ऋणात्मक आपको नहीं देगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऋणात्मक अगर आ जाएगा तो फिर ये क्या बनेगी? काल्पनिक संख्या बनेगी, जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो या तो दे देगा पूर्णांक है, या फिर क्या दे देगा? धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको याद रखना है कि पूर्णांक मिलेगा, और वो भी कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। अभाज्य संख्या भी दे सकता है कि P और Q क्या है? अभाज्य संख्या, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा लगभग क्या रहेंगी? धनात्मक ही रहेंगी। अनरूट के अंदर जब भी संख्या हो तो ये मान लेना धनात्मक का ही जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे आप? क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका जो अनरूट P प्लस अनरूट Q जो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाए उसके विपरीत हमें मानना है। तो देखो हल में क्या लिखेंगे अपन? देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। माना अनरूट P प्लस अनरूट Q, अनरूट P प्लस अनरूट Q परिमेय संख्या। देखो सिद्ध क्या करना है हमें? अपरिमेय। तो मैं क्या मान रहा हूं? परिमेय मान रहा हूं, उल्टा मान रहा हूं ना इसका। परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये मैंने उल्टा मान लिया कि परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे होती है? P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में होती है ना। तो यहाँ पे मैं P और Q ना लेके क्या ले लूंगा? A और B ले लूंगा। तो देखो अतः है परिमेय संख्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनरूट P प्लस अनरूट Q। ध्यान से देना, यही स्टेप आपको काम में लेने जब 2 संख्या ऐसे हो। यहाँ पे कोई भी नंबर मिल सकता है आपको, अनरूट 2 प्लस अनरूट 3 भी मिल सकता है, अनरूट 5 प्लस अनरूट 7 भी मिल सकता है, या अनरूट A प्लस अनरूट B भी मिल सकता है। तो अनरूट A और B मिले तो आप P बटे Q मान लेना। यहाँ पे जहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ? A बटे B, क्योंकि यहाँ पे P और Q थे तो मैंने PQ नहीं माना, क्या मान लिया? A B मान लिया। और A B के लिए आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? यहाँ A व B पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, A और B लिख दिया। अब यहां से देखो क्या करना आपको,
यहां से डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, वज्र गुणा कर देना। क्या कर देना है, वज्र गुणा। तो देखो वज्र गुणा मैं कैसे कर रहा हूं इसको, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो देखो अंडरूट बी गुणा अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू कर दिया, बराबर ए को 1 से गुणा करेंगे, ए कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का, अब देखो गुणा करने के अंदर गुणा करने की जरूरत नहीं है अपने को। अगर गुणा करेंगे फिर से हटाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना देखना, मैं बताता हूँ, बाद में कर लेंगे गुणा। क्या करना आपको, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर, तो देखो वर्ग कर रहा हूं मैं, बी अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू का होल स्क्वायर बराबर और ए का स्क्वायर, दोनों पक्षों का करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो कोष्टक है ये हटाएंगे तो स्क्वायर अंदर आएगा। तो अंदर देखो ये b अलग है तो b का अलग स्क्वायर जाएगा, तो b स्क्वायर और इसका अलग आ जाएगा अंडरूट p प्लस अंडरूट q का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो होल स्क्वायर देखो क्या है, a प्लस बी या x प्लस वाई वाला लग जाएगा ना फॉर्मूला। देखो सूत्र ये लग जाएगा इसमें, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, लेकिन मैं ब्रैकेट नहीं हटाऊंगा, ब्रैकेट दूसरा ले लूंगा। यहाँ पे देखो b स्क्वायर बाहर रखता हूँ और इसका स्क्वायर खोल देता हूँ, तो अंडरूट p का स्क्वायर, देखो अंडरूट p किसकी जगह, x की जगह, तो x स्क्वायर हुआ ना पहले, तो अंडरूट p का स्क्वायर। फिर देखो y की जगह कौन है, अंडरूट q, तो y स्क्वायर, तो अंडरूट q का क्या कर देंगे, अंडरूट q का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस 2 अपने सूत्र में है, 2 x का मान ये, y का मान ये। ठीक है, तो अंडरूट p गुणा अंडरूट q, ये कोष्टक बंद कर दिया और बराबर क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, बराबर ए स्क्वायर। थोड़ा सा सरल कर लेंगे इसको, बी स्क्वायर। तो अंडरूट का जब भी स्क्वायर करते हैं, अंडरूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात होती है, कोई भी संख्या है। जैसे देखो x के ऊपर अंडरूट लगा हुआ, इसका मतलब है x की घात 1/2, x की घात कितना, 1/2। और जब मान लो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो तो इस पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो जो स्क्वायर घात आपस में क्या होती है, गुणा। तो x की घात 1/2 और गुणा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x की घात 1, x की घात 1 या x, ये तो बचेगा। तो यहाँ पे देखो अंडरूट p का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, p प्लस अंडरूट q का स्क्वायर, सेम स्थिति q और प्लस 2। अब देखो अंडरूट p प्लस और अंडरूट q, अंडरूट p और अंडरूट q, तो अंडरूट के अंदर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी और अंडरूट लगा रहेगा। ठीक है, तो देखो अंडरूट क्या आ जाएगा, PQ, अंडरूट PQ बराबर ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर इसके गुणा में इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो क्या आएगा, P प्लस Q प्लस 2 अंडरूट PQ बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, जो बिना अंडरूट वाली संख्या उनको एक तरफ रखेंगे और जो अंडरूट वाली संख्या उनको एक तरफ। तो ये p प्लस q है, इन दोनों को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 2 अंडरूट PQ बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, और p प्लस q क्या है, यहाँ पे प्लस क्या ना, दोनों इधर जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के, माइनस p और माइनस q। ठीक है, तो 2 अंडरूट PQ बराबर लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, इसके बट्टे में 1, लघुत्तम लेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर, लघुत्तम क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग देंगे एक बार, 1 को किससे गुणा करेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 1 का भाग देंगे बी स्क्वायर में, 1 का भाग देंगे बी स्क्वायर में, तो जितना जिसमें भाग दे रहे हैं वही तो आएगा। ठीक है, 1 का जिसमें भाग देते हो वही आता हमेशा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर को पी से गुणा करेंगे, पी
बी स्क्वायर माइनस क्यू, सेम स्थिति ए का भाग बी स्क्वायर में देंगे बी स्क्वायर बार, और बी स्क्वायर को क्यू से गुणा करेंगे क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे 2 पे अंडर रूट नहीं है तो इसको भी नहीं रखना इधर, इसको भी क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, यानी बी स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। अंडर रूट पी क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर बटे 2 बी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब ध्यान देना इसको देखो, इधर सिर्फ अंडर रूट की संख्या बचनी चाहिए, सिर्फ क्या बचनी चाहिए अंडर रूट की संख्या। अंडर रूट की संख्या के अलावा जो जितनी भी बिना अंडर रूट की संख्या उनको दूसरी तरफ क्या कर देंगे अपन स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ पे स्थानांतरित करने के बाद देखो अपने पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर बटे 2 बी स्क्वायर, और ए और बी यहाँ पे क्या थे, ए और बी क्या थे यहाँ पे देखो, ए और बी पूर्णांक थे, पी और क्यू भी क्या थे पूर्णांक थे, यानी इस साइड में जो जितने भी अंक है वो सभी क्या हैं पूर्णांक हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ जो हमने पिछले 9वीं कक्षा में भी पढ़ी थी कि पूर्णांक संख्या जो भी हैं उनका चाहे आप योग करो, चाहे घटाव करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू क्या है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का क्या जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करने पर एक क्या आती है परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अंडर रूट पी क्यू क्या है, अंडर रूट पी क्यू क्या है कि अपरिमेय संख्या। भी इसका भाग दिया तो यहाँ पे क्या जानी चाहिए थी, एक परिमेय संख्या जानी चाहिए थी, लेकिन आई क्या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे अपना जो शुरू में जो कथन माना था, हमने क्या माना था, देखो माना अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू परिमेय संख्या है, वो क्या है गलत है, यानी जो शुरू में जो हमने कथन माना था वो गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हमारा कथन या हमारे कथन, सॉरी ये लिखना, अतः हमारे कथन का विरोधाभास, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कथन का विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, दो संख्या जब अपने पास योग में हो तो उनको अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ये विधि काम में लोगे। जैसे मान लो आपको ये मिल जाए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां p है वहां 2 रखना है और जहां q है वहां 3 रखना है। सेम मेथड, एक भी चीज आपको चेंज नहीं करनी है, पूरा का पूरा तरीका ये रहेगा। लास्ट में यही चीज आपको लिखनी है कि यहाँ पे वहाँ पे जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 3 और a b अपन क्या करेंगे खुद मानेंगे। अगर यहाँ पे a b पहले दे रखे हैं तो यहाँ पे p और q मान लेंगे, वो आप देख लेना। ठीक है, और दिक्कत आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इसको लास्ट में ये जरूर लिखना आपको, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये आपको जरूर लिखनी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन करके आओगे तो यहाँ तक क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, आपको सामने वाले को बताना है कि क्यों ये अपरिमेय संख्या। तो उसके लिए आप ये बताओगे, आप ये स्टेटमेंट दोगे, कथन दोगे कि यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याओं को अपन जब भी क्या करते हैं, गुणा भाग जोड़ बाकी, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है, एक अपरिमेय संख्या आ रही है। अतः हमारे कथन का क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। तो ये जो संख्या √p + √q ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे और अपनी जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना वो सिद्ध हो जाएगी। तो ये जो मेथड है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करके देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 नंबर नहीं लेके एक अकेला नंबर लेके भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे आपको ये नहीं करना कि वज्र गुणा कर देंगे, ये यहाँ पे ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ही तरीका चेंज हो जाएगा। उसके बाद तो आगे का ये लास्ट में लिखने वाला भी सेम है, ये भी पक्षांतर वाला भी सेम है, वर्ग भी करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या आएगा अपने पास, अलग तरीका आएगा। कहाँ पे आएगा, इस जगह। यहाँ पे जो हमने वज्र गुणा किया है वो इसमें नहीं करेंगे, इसमें अलग तरीका अपन काम में लेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आगे का पूरा मेथड ये रहेगा, बाकी जो मेथड है वो पूरा ये रहेगा। तो देखो आगे देखते हैं अपन अकेली संख्या का, अकेली संख्या को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। देखिए आगे देखते हैं अकेली संख्या के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √p एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मैंने धनात्मक ले लिया, आपकी बार कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक भी मिले तो आपको क्या मानना है, धनात्मक ही मानना है, ठीक है। अब देखो वही तरीका, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो माना √p, उल्टा मानना है ना, मैंने बताया था आपको अपरिमेय सिद्ध करवाए, आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना, उल्टा मानना है। माना √p एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या तो ये क्या होगी, p/q के रूप में होगी। लेकिन p/q अपन क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे ले नहीं सकते, p अपने पास पहले से है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो अपन क्या लेंगे, a और b लेंगे। अतः √p = a/b। देखो यहाँ तक मैंने वही जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वही किया ना। और क्या करूंगा, यहाँ पे a और b के लिए लिखूंगा कि ये कौन से नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ a व b, ab धनात्मक पूर्णांक है। क्या भाई, धनात्मक पूर्णांक है, लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अकेली संख्या में क्या करना और पीछे हमने क्या किया था। पीछे तो हमने क्या किया था, वज्र गुणा किया था। यहाँ पे क्या करेंगे कि जब अकेली संख्या आपके पास हो तो इस पूरी की पूरी संख्या को इधर ले आओ। क्या करोगे, जो पूरी की पूरी a/b है इसको इधर ले आओ। तो इधर लाएंगे तो देखो कैसे आएगी, इधर ये धनात्मक है, इधर आएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। √p माइनस, थोड़ा सा अलग ले लेना, -a/b। और ये देखो अपना स्थान छोड़ के पूरी तरह ही है। अगर वज्र गुणा करके आती तो 1 छोड़ के आती, लेकिन यहाँ पे वज्र गुणा नहीं क्या है, ये पूरी की पूरी इधर आई है। यानी यहाँ पे क्या छोड़ के आएगी, 0, ताकि देखो ये वापस जाए तो क्या हो जाएगी, प्लस की a/b हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा, b लघुत्तम आ जाएगा। b क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। और देखो 1 का भाग देंगे b में, कितनी बार जाएगा, b बार। मैंने बताया था
एक का आप जिस संख्या में भाग दे रहे हो वही संख्या क्या आएगी, भागफल आएगी। एक का 0 में भाग दोगे तो 0 आएगा, एक का 5 में भाग दोगे तो भागफल 5 आएगा, एक का 100 में भाग दोगे तो भागफल 100 आएगा। यहाँ पे एक का भाग अपन b में दे रहे हैं तो क्या आएगा, भागफल b ही आएगा। और b को क्या करेंगे फिर √p से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b√p माइनस, आगे माइनस था तो माइनस, b का भाग b में देंगे कितनी बार, एक बार। b का भाग b में कितनी बार जाएगा, एक बार। और एक को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से वापस अब क्या कर दो, इसको वज्र गुणा कर दो तो देखो b√p माइनस a, ठीक है, b√p माइनस a, और b को 0 से गुणा करेंगे, b गुणा 0, तो b को 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा b√p माइनस a बराबर 0। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो क्या आएगा, b√p माइनस a का होल स्क्वायर और इधर 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। यहाँ से देखो स्क्वायर खोलेंगे तो अपने पास जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, अब की बार माइनस है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये सूत्र रहता है ना। तो यहाँ से इस सूत्र के रूप में खोल देंगे इसको। देखो x की जगह कौन है, b√p, यही तो है, तो इसका स्क्वायर, तो देखो b√p का होल स्क्वायर, आगे प्लस है तो प्लस y का स्क्वायर, y की जगह कौन है a, तो a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x का मान b√p गुणा y का मान a, और 0 का चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे कुछ भी हो 0 ही रहेगा। यहाँ से देखो मैंने बताया था b के ऊपर स्क्वायर नहीं है, यानी सॉरी b के ऊपर अंडरूट नहीं है, b के ऊपर क्या नहीं है, अंडरूट नहीं है, तो सीधा स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, और √p का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडरूट हट जाएगा तो क्या जाएगा p प्लस a स्क्वायर माइनस 2, और ये दोनों क्या है, बिना अंडरूट के तो ये आपस में गुणा होंगे, तो ab और √p बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इस अंडरूट वाली संख्या को इधर भेज देते हैं पूरी की पूरी को, तो ये माइनस की थी इधर जाएगी तो प्लस की, तो b स्क्वायर p प्लस a स्क्वायर बराबर ये इधर धनात्मक हो जाएगी तो 2ab√p, क्या आ जाएगा 2ab√p, ठीक है। अब यहाँ पे √p, ये अकेला जो p है इसी पे अंडरूट है, इन पे नहीं है, तो इनको इधर लेके आएंगे तो इधर क्या है, ये गुणा में है, और इस साइड में आएंगे तो भाग में, क्या जाएंगे b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर p प्लस a स्क्वायर, और भाग में आएगी तो पूरे के 2ab बराबर √p। अब देखो वापस वही चीज लिखनी होगी आपको, क्यों, क्योंकि देखो a और b, b क्या है अपने पास पूर्णांक है, p भी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और पूर्णांकों का जब भी अपन योग करते हैं, गुणा करते हैं, घटाव करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कैसी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या रही है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हमारे जो कथन है, जो शुरू वाला कथन है, उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब √p क्या है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या है। √p क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ a b व p धनात्मक, या धनात्मक नहीं लिखो तो अकेला पूर्णांक भी लिख सकते हो, पूर्णांक हैं, अतः तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये क्या होती है, इनके गुणा भाग जोड़ बाकी क्या होते हैं, परिमेय संख्या प्राप्त होते हैं। अतः हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास। अतः √p क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो पिछले में लिखवाया था वही लिखना आपको। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं की जांच करेंगे।
ठीक है भाई, ये तरीका हो गया किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो, इस तरीके की पालना करते हो, तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, कोई भी जब आपको क्वेश्चन दे दे, चाहे दो, देखो अकेली संख्या का तो तरीका ये है, और दो या दो से अधिक अगर संख्याएं आ जाती हैं तो वो पहले वाला जो तरीका था, जो पहले इससे पहले करवाया था, वो वाला तरीका अपन क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो ये दोनों तरीके बेस्ट तरीके हैं, और इनसे आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अब आपके पास जो बुक है या जो कोई भी आप नंबर लेके खुद करना चाहो तो वो खुद नंबर चेक करके भी आप क्या कर सकते हो, अपरिमेय संख्या निकालना सीख सकते हो, ठीक है ना। तो और लाइक कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है ना। देखते हो तो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो, ताकि अपन क्या करते रहें, अच्छे से अच्छे इसको समझते रहें। बाकी अपन आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या अपनी सिद्ध करनी यहाँ पे हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या हो गई अपनी। अब परिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का क्या पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत, पहला क्या होता है, शांत, और दूसरा होता है अशांत। अशांत, ठीक है। शांत और अशांत का मतलब क्या है, देखो जब भी अपन क्या करते हैं, किसी परिमेय संख्या को सरल करते हैं, परिमेय संख्या में कैसे मिलती है, P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में। और जैसे मान लो कि 1/3 है, एक तो 1/3 है और एक 1/2 है। तो दोनों को देखो शांत और अशांत का कैसे पता लगाते हैं, जब देखो इनमें भाग देते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं। कहाँ पे देते हैं, देखो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P बटा Q के रूप में। किस रूप में होती है, P बटा Q। और जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला हर। तो देखो जो अंश है उसमें हर का भाग देते हैं अपन, अंश में हर का भाग देते हैं, तो अपने पास कोई ना कोई एक दशमलव के रूप में क्या आती है, राशि आती है। उत्तर निकल के क्या आता है, एक दशमलव के रूप में आता है ना। तो देखो दशमलव के रूप में जो उत्तर आता है, उस उत्तर के आधार पर वो पता चलेगा कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत। अब देखो शांत क्या होता है, शांत का मतलब है कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंकों बाद, दशमलव के बाद निश्चित अंकों के बाद वो भाग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी दशमलव के बाद उसमें पूरा भाग चला जाता है। देखो भाग देते हैं अपन, तो कई बार तो दशमलव से पहले भाग चला जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दशमलव लगाना पड़ता है, तो उसके बाद भी देखो भाग देते हैं ना। तो वो भाग जब अपन देते हैं तो वो 1 अंक बाद, 2 अंक बाद या 5 अंक बाद क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, यानी शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसको जो प्रसार, वो जो प्रसार होगा उसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। और कई बार देखो क्या होता है कि अपन जब भाग देते हैं तो बार बार वही संख्या आती है। जैसे देखो मैं 1/2 और 1/3 का जिक्र करता हूँ, 1/2 और 1/3। तो 1/2 का मतलब देखो 1 में 2 का भाग देंगे, 1 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। देखो यहाँ पे 1 में भाग देते हैं, 2 का नहीं जाता तो क्या लेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0, 2 पंजे 10, 0 बच गया। यानी इसका भागफल आया अपने पास 0.5, क्या आ गया, 0.5 आ गया। अब देखो 1/3 की बात करें, 1/3, 1 में 3 का भाग दिया अपन, तो देखो 1 में 3 का भाग देंगे, नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, 0, 3 तिये 9, क्या बच गया, 1, वापस क्या लेंगे, 0 लेंगे, 3 तिये 9, वापिस 1, वापिस 0, 3 तिये 9, वापिस 1, 0, 3 तिये 9, वापिस 1। यानी बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो यानी 1/3 का क्या लिखेंगे अपन, 0.3333। तो देखो जो इस प्रकार का होगा प्रसार, जो इस प्रकार का प्रसार होगा वो तो क्या होगा, शांत प्रवृत्ति का। क्या होगा, शांत प्रवृत्ति का, ठीक है। जो ऐसा अपने पास क्या होगा प्रसार, वो तो होगा शांत
प्रसार, और जो इस प्रकार का होगा उसको बोलेंगे अशांत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0.3 का बार। बार का मतलब है ये अंक आगे तक 3 3 3 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत परमेय संख्या है। तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक शांत है एक अशांत है। शांत का मतलब ऐसी परमेय संख्याएं, ऐसी परमेय संख्याएं जो भाग देने पर, जिनमें अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद निश्चित अंकों के बाद क्या हो जाता है, भाग पूरा हो जाता है, वो तो रहेंगी शांत दशमलव। और अशांत ऐसी परमेय संख्याएं जिनमें अंश में हर का भाग देने पर उनका जो भागफल है वो दशमलव के बाद कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी अनंत की ओर अग्रसर होता है, या जिन पे दशमलव के बाद अंकों पे बार लगा हुआ होता है, ऐसे प्रसार क्या कहलाते हैं, अशांत प्रसार कहलाते हैं। ठीक है, तो शांत और अशांत आपका क्लियर हो गया होगा, यानी जिसमें दशमलव के बाद भी अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो तो होगी अपनी शांत प्रसार, और जिसमें दशमलव के बाद क्या नहीं होता है, कभी भी जो प्रसार वो रुकता नहीं है, या कभी भी अंक आगे रुकता नहीं है, या कभी भी भाग पूरा नहीं होता है, वो क्या होगी, अपने पास अशांत परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बिना प्रसार किए या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के पता लगाइए कि दी गई संख्या शांत है या अशांत, दी गई परमेय संख्या शांत है या अशांत। तो देखो कैसे पता लगाओगे, जैसे मान लो आपको संख्या दे दे, तो संख्या देगा 1.345, 1.345, ठीक है। और देखेंगे अपन एक बार, तो ये देखो, ठीक है, ये दे दी, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको दशमलव को हटाना, 3 4 5, नीचे क्या आ जाएगा, 1 3 अंकों पे है ना, तो 3 0 आ जाएंगे आगे। अब देखो 1000 है, इसका गुणनखंड क्या होगा अपने पास, ठीक है, तो 1000 के गुणनखंड क्या हो गए, 2, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएंगे ना इसके। तो देखो गुणनखंड 10 10 10, 1000 हो गए ना, ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 3 4 5, ठीक है भाई, और 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। देखना यहाँ पे कॉमन सेंस, एक कॉमन चीज निकल के आएगी। अब देखो दूसरा देखते हैं अपन, 0.17, ठीक है, तो 0.17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17/100, यानी 17/2, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 25 चौक 100, ठीक है, आ गया। अब जैसे आपको दे दे कि ये संख्या है 17/6, 17/6, ठीक है, तो 17/6 का देखो अगर अपन देखें तो 17/2 गुणा 3, 2 गुणा 3, ठीक है। तो देखो ये तो थे अपने पास, जैसे मान लो पहले प्रसार दे रखा था, मैंने इसको बदल के और इसका गुणनखंड लिया, एक तरीका तो ये था। दूसरा देखो ये भी ऐसे था, यहाँ पे एक तरीका मैंने ये लिया कि ऐसी संख्या मिल जाए 17/6, तो क्या करेंगे वो 17/2 गुणा 3, ठीक है। तो ये हमें ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे पहले तो, ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है तो इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, ऐसे दे रखा है तो इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। ये तो वैसे भी जैसे मान लो कि ज़्यादा चांस इसके नहीं है, क्योंकि ये तो इससे आप डायरेक्ट पता लगा लोगे कि शांत है कि अशांत है, इससे भी डायरेक्ट पता लगा लोगे, लेकिन इससे नहीं पता लगा सकते बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। अब बता सकते हो क्या कि 17 में 6 का भाग दिए बिना आप बता दो कि ये शांत है अशांत, नहीं बता सकते ना। तो देखो उसका मेथड क्या है कि जब कोई संख्या अपने पास है, जब कोई परिमेय संख्या दी गई हो तो सबसे पहले उसके
उसके हर के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी सबसे जो पहला काम आपका क्या है कि जो भी परिमेय संख्या आपको दे रखी है, जैसे 17/6 थी, मैंने सबसे पहले क्या किया है, इसके हर का क्या किया है, गुणनखंड किया है। जब कोई परिमेय संख्या दी गई हो तो सबसे पहले उसके हर के गुणनखंड करेंगे, और हर का गुणनखंड अगर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। किस रूप में है, 2 की घात m, यानी 2 की कोई भी घात हो सकती है गुणा 5 की कोई भी घात हो सकती है। ये नहीं कि दोनों की बराबर हो, जैसे 2 की घात 3 हो और 5 की घात 4 हो, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, के रूप में है, तो वह एक शांत परिमेय संख्या है, या आप उसको ये बोल सकते हो कि शांत प्रसार की क्या है, परिमेय संख्या है। शांत प्रसार भी आप इसको बोल सकते हो, प्रसार। ठीक है, शांत प्रसार की क्या है, परिमेय संख्या है, कि यानी उसका जो प्रसार होगा वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा। कब, जब उसका हर इस रूप में हो, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। और अगर इसके साथ कोई और संख्या आ रही है, जैसे मान लो कि अगर इसके साथ कोई और संख्या आ रही है, 3 आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है, 11 आ रही है, 13 आ रही है, 17 आ रही है, तो ये प्रसार कौन सा बन जाएगा, अशांत बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, अशांत बन जाएगा। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, अब पूछे कि बताइए 17/6 का दशमलव प्रसार, सॉरी इससे पहले ये लिख लेना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए 17/6 का दशमलव प्रसार कैसा है। यानी आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, भाग दे के नहीं देखना है। ठीक है, बिना भाग दिए ही आप देखो कि इसका प्रसार कैसा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हर के गुणनखंड करोगे। तो हर क्या इसमें 6, तो 6 बराबर क्या लोगे, हर 6 बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 क्या आ गया, 3 आ गया। तो सिर्फ आपको ये लिखना है, इसके हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः यह अशांत प्रवृत्ति का प्रसार होगा। कौन सी प्रवृत्ति का होगा, अशांत प्रवृत्ति का प्रसार होगा। यानी कुल मिला के आपको क्या करना है, जो भी आपको परिमेय संख्या दे, सीधा कहाँ जाना, आपको हर के पास जाना है। हर के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, गुणनखंड में क्या नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो क्या करोगे आप, कोई और संख्या नहीं है तो क्या करोगे, सीधा आप उसको क्या बोल दोगे, शांत प्रवृत्ति का। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है, तो आपका प्रसार क्या है, अशांत प्रवृत्ति का है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है, इसके हर में तो क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसके हर में तो क्या नहीं है, ये 5 नहीं है, ये वाला 5 नहीं है, तो आप इसको कैसे शांत बोल सकते हो, आया होगा ना दिमाग में। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन होगा। 2 है तो आप क्या करोगे, देखो 1/2 आपको दे रखा है, 2 आपके पास है, क्या चाहिए आपको, 5 और चाहिए। 5 ले आते हैं, दिक्कत कहाँ है, ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 5 से गुणा कर दो,
कर सकते हैं ना भाई, सेम संख्या से अंश और हर को गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो देखो 1/2 था, इसके अंश और हर को मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, हो गया काम, कर दिया। तो अब देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 गुणा 5 के रूप में आ गया, 2 गुणा 5 के रूप में ही तो चाहिए आपको, क्या आ जाएगा, देखो भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले 1/5 मिल जाए, आप सोचोगे कि सर इसमें 2 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, तो ये कैसे शांत होगी, कैसे शांत होगी। तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देना है, क्या कर देना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 0.2, छोटा सा काम है तो ये कर सकते हो ना। अगर देखो 2 के रूप में आ रहा है, 1/32 आ रहा है, 1/32 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1/32 को करना है। देखो गुणनखंड करेंगे तो इसका आएगा 1/2 की घात 5, 5 तो इसमें नहीं है, 2 की घात के रूप में है, तो जितनी घात है उतने से गुणा कर दो ना डायरेक्ट, 5 की घात 5 से और 5 की घात 5 से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आराम से। तो इस प्रकार आप क्या कर लेना, अंश और हर को गुणा कर लेना जब आपके पास 2 हो या 5 हो। अब ये है कि 1/3 है, 1/3 है, इसको चाहे आप कुछ भी कर लो, 3 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना, तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। 1/7 है, आप इसको किससे भी गुणा कर लो, चाहे मैं देखो ऊपर पहले 2 से गुणा कर दूं और फिर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो भी 7 तो रहेगा कि नहीं रहेगा, अपनी जगह रहेगा ना। तो इसका मतलब ये किसी भी हालत में क्या नहीं होगी, शांत नहीं होगी, क्या नहीं होगी, शांत नहीं होगी। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन अपने को मिलेगा हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आप कहाँ पे जाओगे, हर के पास जाओगे, कहाँ पे जाओगे, हर के पास, और उसके क्या करके देखोगे, गुणनखंड करके देखोगे। गुणनखंड अगर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, ये देखो m और n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, तो ये ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये चिंतित मत होना कि दोनों बराबर ही होने चाहिए या दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हर के पास जाओगे, हर के पास जाके क्या करोगे, गुणनखंड करोगे हर के, और गुणनखंड करने के बाद अगर उसके गुणनखंड 2 की घात m और 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में अगर हैं, तो अपना जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है, अदरवाइज प्रसार क्या है, शांत है। और इस प्रकार आप क्या कर लोगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी बिना भाग दिए आप सीधा क्या पता लगा सकते हो कि ये संख्या इसका प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया पता लगाने का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अपन कैसे पता लगाएंगे कि शांत है अशांत, ठीक है। तो ये गुणनखंड करेंगे और फिर डायरेक्ट ये बात लिख देंगे। अगर आ रहा तो यहाँ पे 2 और 5 होता तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता कि इसका प्रसार है, हर के गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, अतः प्रसार क्या शांत है, और नहीं है 3 आ रहा है, देखो 2 और 5 आए, लेकिन और क्या आ जाए अपने पास, और भी कोई आ जाए, जैसे मान लो कि अगर 70 है, देखो 1/70 है, 1/70 है ये संख्या अपने पास, तो 1/70 में 70 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7 गुणा 2 गुणा 5, 7 गुणा 5 दूनी 10, 10 7 70। देखो ये तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, लेकिन ये 7 आ रहा है, तो इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आनी ही नहीं चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आनी ही नहीं चाहिए। अगर आ गई तो प्रसार क्या है, अशांति है, प्रसार क्या है, अशांति है। और अगर ये दोनों ही हैं तो चाहे कि कुछ भी हो जाए प्रसार क्या होगा, शांति होगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, शांत अशांत का पता लगाना है। इसके बाद अपन देखेंगे अशांत संख्याओं को क्या करना है, परमेय संख्या के रूप में बदलना, ठीक है। तो वो बदलेंगे आगे देखो, देखिए कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा था कि जो अपने पास क्या थी, संख्याएं थी, जो उनको अपन ने क्या बदला था, परमेय संख्याओं में बदला था। अशांत संख्याएं थी उनको भी क्या किया था, अपने परमेय संख्या में बदला था। और जो अपने पास शांत प्रसार वाली संख्याएं थी उनको भी हमने क्या किया था, परमेय संख्या में बदला था। अब देखो 2 प्रकार की थी ना, तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो कि 4.137, 4.137 कैसी संख्या है, एक
शांत प्रसार वाली दशमलव संख्या है, तो इसको अपन देखो परिमेय संख्या में बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखो शांत है इसका मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से क्या हटा दो दशमलव, तो क्या जाएगा दशमलव के बाद कितने का 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक अपने पास बुक में दे रखा है 43.1234567 और 9 ये क्वेश्चन दे रखा, बार लगा रखा है, इसका मतलब क्या है ये संख्या बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है, क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है। हमें क्वेश्चन कैसे देगा कि निम्न दशमलव या परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंड का रूप बताइए। रूप बताइए का मतलब ये क्या पूछना चाहता है कि हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है या नहीं, आपको ये बताना है। तो देखो अगर डायरेक्ट ऐसे मिले, अब इनमें अब संख्या को डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि ये शांत है अशांत, तो हमें ये नहीं पूछेगा कि ये शांत है या अशांत। ऐसी अगर संख्या देगा तो उनके बारे में क्या पूछेगा, या तो बताएगा कि इनको किस में बदलो परिमेय संख्या में बदलो, या फिर क्या बोलेगा हर के गुणनखंड के रूप में हर के गुणनखंड के बारे में बताइए। तो हर का जो गुणनखंड बताएंगे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दे रखी है उसको किस में बदलना पड़ेगा परिमेय संख्या में, p/q के रूप में लाना पड़ेगा। p/q के रूप में लेके आएंगे तभी हम बता सकते हैं कि उसका हर कैसा है, अदरवाइज अपन उसके हर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हर के बारे में बताने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो संख्या पहले हर के बारे में बताने से पहले उस संख्या को हमें किस में बदलना है परिमेय संख्या में बदलना है, p/q के रूप में लाना है, उसके बाद ही अपन क्या करेंगे हर के बारे में बताएंगे। तो अगर ऐसी संख्या तो डायरेक्ट अपन उसको इस प्रकार दशमलव हटा के और p/q के रूप में ला सकते हैं। अब इसके हर के बारे में बताएं तो इसके हर के गुणनखंड देखो क्या होंगे, इसके हर के गुणनखंड होंगे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो अपन बता सकते हैं कि इसका हर कैसा है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। लेकिन इसका कैसे बताएं, तो उसके लिए ध्यान से देखना कैसे इसको पहले अपन परिमेय संख्या में बदलेंगे और फिर इसके हर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसका हर देखने से पहले देखो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बार हटानी है, जो बार दे रखी है इसको हटाना है और साथ में मान लेना है कि माना x बराबर 43.123456789 और बार लगा हुआ तो फिर से ये रिपीट होगी 123456789 और इस प्रकार क्या होगी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो दूसरी स्टेप में क्या करना है, इसको समीकरण 1 दे देंगे, क्या दे देंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 की घात 9 से गुणा करने पर, 10 की घात 9 से गुणा करने पर, तो 10 की घात 9 से मैंने क्यों गुणा किया, तो इसका भी देखो रीजन है कि जब भी आपके पास दशमलव के बाद जो संख्या मिले उसमें कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर 1 अंक पे बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे लगा हुआ तो 100 से गुणा करेंगे, 3 पे लगा हुआ तो 1000 से करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कितने अंकों पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों पे, तो 10 के कितने जीरो चाहिए हमें कितने चाहिए 9 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 10 की घात 9 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। एक दूसरी स्थिति भी कभी कभी बन जाती है कि जैसे मान लो कि 21.345 और 4 5 पे बार लगा हुआ, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, पहले इस 3 को इधर लेके आना है, 3 को क्या करना है इधर लेके आना, उसके बाद गुणा करना है। दशमलव के ठीक बाद बार स्टार्ट होनी जरूरी है, मानेंगे तो यही पहले इसको क्या कर लेंगे x के बराबर मान लेंगे 21.345 और इस पे बार 3 4 5
4 5 4 5 और ठीक है ना। फिर इसको पहले 10 से गुणा करेंगे, पहले किससे गुणा करेंगे 10 से, ताकि ये दशमलव हट के यहाँ पे चला जाए। अब ये आपका समीकरण 1 रहेगा, ये क्या रहेगा समीकरण 1 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो बार 2 अंकों पे है, तो अब इस समीकरण को किससे गुणा कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 10 पहले से था, 100 अब आ गया, और उसके बाद इसको क्या कर लेंगे आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को क्या करेंगे 10 की घात 9 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 10 की घात 9 गुणा x बराबर 10 की घात 9, 10 की घात 9 गुणा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो 10 की घात 9 से गुणा कर दिया, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10 की घात 9x बराबर 10 की घात 9 से करेंगे तो 9 अंक दशमलव क्या हो जाएगा आगे खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव, यहाँ पे लग जाएगा ना, 9 अंक इधर से खिसक जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 माइनस कर देना, क्या कर देना, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, तो देखो समीकरण 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 क्या है 10 की घात 9x माइनस x, और इधर क्या आ जाएगा देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस क्या आ जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो दशमलव के बाद सेम अंक है, इसमें भी 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 1 2 3 से, और इसमें भी अनंत तक जा रहा है, उसमें भी अनंत तक जा रहा है। यानी देखो यहाँ से तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से तो क्या ले लेंगे x कॉमन, तो 10 की घात 9, यहाँ से x आ जाएगा तो 10 की घात 9, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना छोड़ के आएगा x 1 छोड़ के आएगा, तो यहाँ पे देखो इधर वाला दशमलव के आगे वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस वाली साइड में देखो क्या हो जाएगा, ये 43 माइनस हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये दशमलव से पहले है, तो ये इसमें से माइनस होगा, तो क्या बचेगा देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 43 करेंगे तो 4 और 6, कितना बचाएगा 4 और 6, 9 में से 3 गया 6, और 8 में से 4 गया 4। यहाँ पे देखो क्या बचेगा x गुणा 10 की घात 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 9 9 9 बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 और 4 6, ये अपने पास आ गया। अब देखो x है, x से गुणा में ये जो संख्या इधर भेजेंगे तो किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, यानी क्या आ जाएगा x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और बट्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 3 6 9, ये अपने पास क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। अब देखो जैसे इसके गुणनखंड करोगे आप, हर के गुणनखंड, तो उसमें देखो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, फिर से 3 का जाएगा, यानी गुणनखंड में कौन आ गया, 3 आ गया। देखो इसका गुणनखंड 3 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार आ गया, यानी 3 आ गया 3 आ गया 3 आ गया ना। और हमें गुणनखंड किस रूप में चाहिए, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, तो ये तो नहीं आए ना, तो अपन इसके हर के बारे में क्या बोलेंगे, अतः इसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, बस ये इतना सा काम था कि हमें इसके हर के बारे में पता लगाना था। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, इसको परिमेय संख्या में बदला है, फिर इसका हर लिया और उसके गुणनखंड किए हैं, तब हमें पता चला कि इसका हर कैसे है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, इसके हर के बारे में पता लगा लोगे। वैसे भी शुरू में हमें पता था कि ये कौन सी प्रवृत्ति की है, अशांत प्रवृत्ति की है, तो इसका जो हर है वो किस रूप में नहीं आएगा, इस रूप में नहीं आएगा, यानी कोई न कोई और संख्या इसके साथ जरूर आएगी, ठीक है।
तो ये अपनी एक्सरसाइज वास्तविक संख्या पार्ट 4 में आज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। 4 पार्टों में अपनी वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गई। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अच्छे से इसको पढ़ना, कोई भी जहाँ भी दिक्कत आए तो क्या कर देना, कमेंट कर देना। अब अपन अगले वीडियो से नई एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।